जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यह जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 20/12/2017 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। राइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि अप्रतिम शब्द का अर्थ कौन सा है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में बताना है कि अप्रतिम का सही अर्थ क्या है। तो ये देखिए साथियों, अप्रतिम का जो सही अर्थ है ना ये बेजोड़ होता है। राइट, और प्रतिमा का साथियों जो अर्थ है ना वो मूर्ति होता है। अगर प्रियतम की बात करें तो प्रियतम का जो अर्थ होता है वह स्वामी या पति को कहते हैं। और प्रथम का अर्थ साथियों पहला होता है। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, धन के खाली स्थान में आज भी कुछ लोग खाली स्थान बन जाते हैं। अब इसमें क्या आएगा। धन के लालच में धन के लालच में आज भी कुछ लोग क्या बन जाते हैं, जयचंद बन जाते हैं। तो लालच और जयचंद इसमें आ जाएगा, अर्थात दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोह। ठीक है, जो मोह है ना शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, मोह जो है शब्द कौन सा विशेषण है, बताइए कौन सा विशेषण ये सर्वनामिक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक गुणवाचक है। एक बात बताइए साथियों, सर्वनामिक विशेषण होता क्या। हमने बताया था ना कि जब कोई, ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह ही विशेषता को प्रकट कर दे तो सर्वनामिक विशेषण होगा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सार्वनामिक मतलब क्या, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए और विशेषण की तरह अपना व्यवहार को प्रकट करता है तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। संख्यावाचक साथियों तो हमने बताया इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक है अनिश्चित संख्यावाचक। तो मोह साथियों, मोह को आप गिन थोड़ी ना सकते हैं, तो संख्यावाचक तो होगा नहीं। इसमें साथियों सर्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। परिमाण तो साथियों हम क्या बोलते हैं कि परिमाण मतलब क्या, एक निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, इसमें भी इसके भी दो भेद होते हैं। परिमाण का मतलब ये होता है साथियों जिसको हम माप तौल के लाते हैं, तो साथियों मोह को माप तौल के थोड़ी ना लाएंगे आप। तो मोह क्या है साथियों, हमारा एक गुण है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फिर आगे नदियाँ पड़ी अपार। आगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पर तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार मतलब क्या, यहाँ पे बात को साथियों बढ़ा चढ़ा के कही गई है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल एक और है कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग ना। तो यह साथियों हमारा अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। क्या इसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार में, इसमें हम क्या करते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे क्या है, नदी अपार है। ठीक है, आगे बड़ी नदी है, वो अपार नदी है। ठीक है, अब उसको घोड़ा कैसे उतरे पार मतलब घोड़ा कैसे उसको पार करे। अभी राणा सोच ही रहे थे इस पार, तब तक चेतक कहाँ था, उस पार था। ठीक है, तो ये बात को बढ़ा चढ़ा के कही गई है, तो ये यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अनुप्रास सॉरी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में साथियों हमने क्या बताया था आपको कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार में साथियों बताया था, अनुप्रास में हमने आपको ये बताया था जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इस हिसाब से चौथा का ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें, मतलब विलोम शब्द बताना है। मूर्धनी का विलोम बता दीजिए क्या होगा। तो मूर्धनी का साथियों जीवंतता होता है। क्या होता है, जीवंतता होता है ना। तो मूर्धनी का विलोम क्या हुआ, जीवंतता हो गया। अगर हम बात करें कुछ और विलोम शब्द की, देखिए तात्कालिक का होता है साथियों। ठीक है, तात्कालिक का विलोम पूर्णकालिक, विषाद का हर्ष होता है, स्थायी का अस्थायी होता है। ठीक है, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की। कह रहा कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। ठीक है, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्ति की रचना अनुसार अलंकार पहचानी, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। तो साथ ही इसमें क्या है, प्रश्न अलंकार। देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया है और प्रश्न किया जा रहा है ना, कौन रोक सकता है। भाई एक प्रश्न है ना, ये कौन रोक सकता है उसकी गति, प्रश्न किया जा रहा है कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ। ठीक है, कौन रोक सकता है विपुल नाद, तो भाई प्रश्न ही किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है, प्रश्न अलंकार है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में प्रश्न अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इस अलंकार की पहचान हेतु काव्य पंक्तियों में प्रश्नवाचक शब्द तथा प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित रहते हैं। आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को विप्सा अलंकार कहते हैं। विप्सा अलंकार के बारे में क्या बता रहा है साथियों, आदि, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय, ठीक है, आदि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की जो पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बहुत बार पूछा गया मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, ये किसका, विप्सा अलंकार का उदाहरण है। राइट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। मतलब इसमें जैसे बगीचे की सुंदरता अनूठा है साथियों, ये तो अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए कह रहा है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये तो गलत है। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, नहीं साथियों। फिर बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, अर्थात 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही है ना। अगला क्या कह रहा है? बगीचे की सुंदरता अनूठा है, साथी अनूठा नहीं होता है, अनूठी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो वो साथियों भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। चलिए हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कह रहा है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग से माना जाता है। इसकी कालावधि की बात करें तो सन 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक। इसका समय काल क्या है? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। जबकि द्विवेदी युग की जो कालावधि है, तो समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, यथा शुक्ल युग की 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक इसकी कालावधि मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 में हमने क्या, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला था? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को माना जाता है, राइट। 8वां का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है पंच परमेश्वर में, मतलब सॉरी, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? ठीक है, तो परमेश्वर के जो लेखक है साथियों, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। कंक्लूजन देख लीजिए, पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। उपन्यास सम्राट कहते हैं किसको? मुंशी प्रेमचंद्र जी को ना। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की कहानियाँ आदर्शोन्मुख, यथा यथार्थवाद की प्रतिनिधि रचनाएं हैं, ठीक है, जिस कारण इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी? कफन है साथियों मुंशी प्रेमचंद की, कफन, मंत्र, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, बहुत बार पूछा गया नमक का दरोगा, और ईदगाह। ईदगाह तो सब लोग पढ़े हम लोग ना छोटे थे तो, ठीक है। तो ईदगाह किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है, राइट। एक बार फिर से देख लीजिए, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है, या इनकी सॉरी इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं? हम कहानियों की बात करें तो कफन है, मंत्र है, दो बैलों की कथा है, नमक का दरोगा है, और ईदगाह है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है दिए गए 4 विकल्पों में प्रति का बहुवचन कौन सा है? अब प्रति का साथियों बता दीजिए। प्रति का प्रति है, प्रति तो साथियों खुद ही एक वचन है, तो प्रति का प्रति तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही गलत है। प्रतिवर्ग नहीं साथियों, हमने आपको बताया था कि एक वचन से जब बहुवचन का निर्माण होता है तो कुछ शब्द होते हैं ऐसा जिनमें वर्ग, गण, वृंद इत्यादि लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, राइट। उसके उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रति का बहुवचन क्या होगा? प्रतिवर्ग नहीं, प्रतिवर्ग नहीं होता है साथियों। प्रतिजन नहीं सर, नहीं साथियों। जो असली जो मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर है ना, वो आंसर इसका बी सही है, था प्रतियां सही है ना। तो 10वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, साथियों समाचार सुनाया जाता है, ठीक है, कहा नहीं जाता है। तो आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, ये तो गलत है। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, हाँ देखते हैं आगे। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ये भी सही लग रहा है। आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। अब पूछा क्या? शुद्ध वाक्य पूछा है ना। तो इसका साथियों जो होगा सबसे शुद्ध पूछा है, तो आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ठीक है। सुनाया तो जाता है समाचार, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो सही आंसर होगा ना, वो होगा आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अर्थ का उचित विकल्प बता दीजिए। इसका होगा साथी अपने को संकट में डालना, ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। बिल्ली को सजाना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। घंटी सुनने में मज़े लेना, ये भी नहीं सही है। बिल्ली को क्रोधित करना नहीं साथी, अपने को संकट में डालना, ठीक है। चलिए 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तो इसका होगा साथी घोर प्रयत्न करना, है ना। नहीं लोग कहते हैं भाई इतनी मेहनत करो कि जमीन आसमान एक हो जाए, मतलब घोर प्रयत्न करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? बता दीजिए। इसमें साथियों हमारा हिंदुस्तानी भाषा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ये अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? अच्छा, ये तो साथियों पहले अलंकार पूछे इसमें, ठीक है। तो अलंकार तो साथियों इसमें कौन सा? उपमा अलंकार है, ठीक है।
क्योंकि कह रहा है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते जैसे क्या है, हमारा मन डोल रहा है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, इस पंक्ति में मन क्या है। अच्छा, एक होता है साथी उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द, एक होता है साधारण धर्म। ये चार चीजें तो होती हैं उपमा अलंकार में, देख लेते हैं। इसमें साथियों कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, तो मन साथियों हमारा यहाँ पे उपमेय होगा। अच्छा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द क्या होते हैं। देखिए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वाचक शब्द की, तो सा से सी जो हमारे हैं, जैसे पीपर पात सरिस है ना, सा से सरिस, ये सब हमारे क्या है, वाचक शब्द हैं। ठीक है, और साधारण धर्म जो दोनों में क्या होता है साथियों, समान होता है, वो साधारण धर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साथियों, मन क्या, इस मन पूछे तो मन क्या है, उपमेय है। ठीक है, कि पीपर के पत्ते जैसे मेरा मन डोल रहा है, तो मेरे मन को किसके, पीपर के पत्ते जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटि। साथियों, आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था, नेतृत्व किया था, बिल्कुल किया था। निमंत्रण तो नहीं होगा साथियों, पहली बात, नेताजी ने आज़ाद हिंदी, हिंदी नहीं होगा साथियों, आज़ाद हिंद होता है। ठीक है, फौजी नहीं होगा साथियों, फौज होता है। नियंत्रण नहीं होता है साथियों, नेतृत्व होता है ना। तो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। अच्छा, क्या त्रुटि हो सकती है इसमें साथियों, यद्यपि वह बीमार था, ठीक है, तथापि वह मेला गया। तो इसमें साथियों जो परंतु है ना, इसके स्थान पे क्या होगा, तथापि परफेक्ट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। फिर देखिए, तेनालीराम ने कहीं कहीं सुना कहीं सुना थी, तेनालीराम ने कहीं सुना थी कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। अच्छा, इसमें क्या है अशुद्ध, देखिए प्रस्तुत वाक्य में जो है ना साथियों, जैसे क्या है कि एक दुष्ट आदमी साधु, ये गलत है। प्रस्तुत वाक्य में विकल्प बी की एक दुष्ट आदमी साधु भाग त्रुटिपूर्ण है, अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, तेनालीराम ने कहीं सुना था। अब देखिए यहाँ पे कहीं सुना थी, तो ये भी साथियों गलत है, कहीं सुना था। तेनालीराम क्या है, पुल्लिंग को डिनोट कर रहा है साथियों ना, तो ये था होना चाहिए, थी तो होगा नहीं। ठीक है, तो तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी, ठीक है, एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में क्या करता है, फंसा लेता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही इसमें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य की उपलब्धि प्रतिष्ठित कृति कामायनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कामायनी के रचनाकार कौन है साथियों। कामायनी के जो रचनाकार है हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। जैसे हिंदी साहित्य की उपलब्धि प्रतिष्ठित, ठीक है, कृति कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें या काव्य कृतियाँ की बात करें, तो झरना, ठीक है, आंसू, लहर, ये सब किसकी, जयशंकर प्रसाद जी के, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब साथियों हमारा गद्यांश आ गया। अब देखिए 20 से लेके क्वेश्चन 20 से लेके 22 तक हमारे गद्यांश के क्वेश्चन देंगे। हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अरे सॉरी, गद्यांश क्या कह रहा है साथियों, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन का जितना प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा अपने मालों को बिक्री के लिए हो रहा है। ठीक, उससे कहीं ज़्यादा अपने मालों की बिक्री के लिए हो रहा है। इसके द्वारा, ठीक है, भावात्मक दोहन बहुत धूर्तता के साथ होता है। एक कंपनी दूसरे के बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न तिकड़मों का सहारा लेती है। अंग प्रदर्शन का बढ़ावा विज्ञापन की अनैतिकता की पराकाष्ठ है। युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। देश का भविष्य तिमिर लोक में गुम हो जाए, यह सोची समझी साजिश है। इस उपभोक्तावादी पूंजीवादी संस्कृति के नायाब तरीके विज्ञापन की। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साथियों, उपयुक्त गद्यांश का मूल तत्व क्या था। ठीक है, मतलब क्या है इसका साथियों जो मूल शब्द है ना, उपभोक्ताओं को विज्ञापन के छल और फरेब से अवगत कराना।
यही तो बताना चाहता है ना कि जो हमारे उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं उनको विज्ञापन जो होता है, जो कंपनियां विज्ञापन करती हैं तो उसके विज्ञापन के छल या और फरेब से क्या करना, अवगत कराना। ठीक है, किसको? कंज्यूमर को। राइट, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है साथियों? सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो उत्पादन की अत्यधिक बिक्री करने के लिए। भाई स्पष्ट तो यही हो रहा है गद्यांश पढ़ के। ठीक है, कि सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जा रहा है? उत्पादन की अधिक बिक्री के लिए। राइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है साथियों, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? अब इस गद्यांश का शीर्षक हमें ढूंढना है। तो इस गद्यांश का साथी जो शीर्षक होगा ना, वो सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन इन गद्यांशों का क्या है? सम्यक शीर्षक है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? साथियों उसको तो विशेषण, कौन सा विशेषण कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? अब महिला लेखिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वह साथियों हमारी मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन? मैत्रेयी पुष्पा जी। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साथियों कि मखाना, ठीक है, मखाना का समानार्थी शब्द किस विकल्प में से कौन सा है? मतलब इसमें बताना है मखाना का समानार्थी कौन सा है। तो मखाना का समानार्थी साथी होता है ताल मखाना। क्या होता है? ताल मखाना। ठीक है, तो पूछा क्या मखाना का समानार्थी शब्द? तो ताल मखाना हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक कहते किसे? कुएं के मेढक को न कहते हैं कूप मंडूक। कूप माने कुआं, मंडूक मेढक को कहते हैं, तो कुएं के मेढक को कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय बता दीजिए। तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना, है ना। जब अत्यंत सीमित ज्ञान होता है ना किसी लोग को, उन्हें कहते हैं कूप मंडूक हो रहा है, कुएं का मेढक हो रहा है, कूप मंडूक। अच्छा, कूप मंडूक मतलब जान रहे ना, कुएं का मेढक को क्या कितना ज्ञान होता है? बस कुएं के बारे में ही जानकारी होती है, उसे लगता है कि इतना ही बड़ा सब कुछ होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कूप मंडूक होना अत्यंत सीमित ज्ञान होना। राइट, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है हमारा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है, बताना है। ठीक है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, बताना है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। साथियों इसमें क्या है? इसमें जो हमारा त्रुटि है ना, ये गुजर गई है साथियों, नहीं साथियों, जो हमारी जिंदगी है ना वो गुजर रही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो गुजर गई, त्रुटि तो हमारी यहीं पे है, तो गुजर गई है अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हुआ इस हिसाब से। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि आधुनिक परिवार का हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। राइट, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन बता दीजिए। साफ साफ ये कहना चाहता है कि देव का बहुवचन बताएं। तो देव का क्या होता है साथियों? देवगढ़ होता है, कि देवलोक होता है, कि देववृंद होता है, कि देवजन होता है। तो साथियों इसमें से जो होता है ना वो देवगण होता है। ठीक है, देवता गण हमारे होते हैं, नहीं कहते देवगण। तो हमने बताया कि कुछ शब्द साथियों ऐसे होते हैं जिनका एक वजह से जब बहुवचन बताते हैं तो गण, वृंद, जन, ठीक है, इत्यादि ये सब लगा के हम क्या करते हैं, एक वजह से बहुवचन बनाते हैं। तो देव का साथियों का बहुवचन क्या होगा? देवगण हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? मतलब सतर्कता का आपसे ये समानार्थी पूछा है, कौन सा है? तो सतर्कता का समानार्थी शब्द विकल्पों में से कौन सा है? तो सार्थकता नहीं साथियों, ये तो नहीं है, समझदारी भी नहीं उचित, मुस्तैदी होगा। ठीक है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि फिर इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान को भरना है। कन्या की खाली स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की बारी, पहला ऑप्शन दिया है बारी, इसको रख के चेक करिए। कन्या की बारी के आरोप में नहीं साथियों। फिर अगला ऑप्शन दिया पगड़ी, कन्या की पगड़ी के आरोप में, ये भी गलत है। हाँ, सी ऑप्शन कह रहा है कन्या की हत्या के आरोप में, हाँ ये बिल्कुल सही है। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा अरे वाह, खाली स्थान, आपका आगमन तो आकस्मिक है।
अब क्या है साथ, इसमें विस्मयादिबोधक आएगा, अर्धविराम आएगा, कि प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कि दोहरा अवतरण आएगा। तो साथ ही इसमें विस्मयादिबोधक, आश्चर्य हो रहा है ना कि अरे वाह, ठीक है, आपका आगमन तो आकस्मिक है। 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी के रचनाकार साथियों श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है साथियों दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है ना। कह रहा है मंत्र वह खाली स्थान है जो अक्षरों एवं शब्दों के खाली स्थान से बनती है। तो मंत्र साथियों, मंत्र क्या है? वह ध्वनि है, ठीक है। अच्छा, मंत्र वचन तो नहीं है, शक्ति भी नहीं है, बोल भी नहीं है। तो मंत्र क्या है? वो ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। तो साथियों जो मंत्र होता है अक्षर और शब्दों के समूह से ही तो बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। ये चारों खाली स्थान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर खाली स्थान करते रहते हैं। अच्छा, ये चारों अक्सर, ये चारों अक्सर, ये चारों मिलकर, ये भी लग रहा है सही। ये चारों जुड़कर, जुड़कर तो नहीं होगा। ये चारों एकत्रित होकर, ये भी हो सकता है। अब चलिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ये चारों अक्सर, ठीक है, आपस में वैज्ञानिक विषयों पर क्या चर्चा करते हैं, प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विषयों पर साथियों चर्चा होगा, प्रयोग थोड़ी ना। या वैज्ञानिक विषयों पर पढ़ाई नहीं होगी साथियों, वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया, राइट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कह रहा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। अब साथियों ये तो बच्चा भी बता देगा, किसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। खाली स्थान से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। अब भाई किससे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? विशेषण से होती है ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है विशेषण शब्दों से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। साथियों इसका आंसर जो होगा ना विशेष से होगा। कैसे? देखिए ये कहना चाहता है, मैं गलती से इसको पढ़ लिया था। कह रहा है खाली स्थान से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। और साथ ही विशेषण क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है विशेष से होती है साथियों। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम को ही तो विशेष से कहते हैं ना। तो विशेष से क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, लेकिन जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है। गलती से हमने आपको विशेषण बता दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो विशेष से होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि छिछला शब्द का विलोम बता दीजिए। छिछला का होता है साथियों गहरा, नहीं कह रहे हैं, ये छिछला है, छिछला पानी इसमें है, ठीक है। या इसमें ये कहे कि पोखरी छिछली है, ये लोग नहीं कहते। मतलब क्या है? बहुत गहरी नहीं है वो। छिछली का मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होता है, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? गहरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आए और देख लेते हैं कुछ आगे। जैसे उजड़ना का विलोम बसना होता है, पीठ का पेट हो गया, पीठ का विलोम पेट होता है, और तृप्ति का तृषा होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। बता दीजिए किसमें होता है। प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। प्रियतम को समझ पा, क्या लिखा है ये? प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, यानी ऑप्शन नंबर तो डी सही है। अच्छा, कहना क्या चाहता है देखिए, प्रस्तुत विकल्पों में प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी में विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। अच्छा हाँ, यह विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है ना साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है साथियों काठ का उल्लू होना का अर्थ बता दीजिए। इसका है साथियों मूर्ख होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है साथी? तो हमारे अनंत पाई जी हैं, ठीक है। तो बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी नामक पात्र के रचनाकार कौन है हमारे? ठीक है, ये प्राण कुमार शर्मा है, ठीक है।